हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का आदित्याज एकेडमी में। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाउस लॉ के बारे में। देखिए, गाउस लॉ क्लास 12th में आप दो जगह पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और दूसरा पढ़ते हैं आप लोग मैग्नेटिज्म में। ठीक है, गाउस लॉ है तो बहुत सिंपल कि कई बार आप लोगों को क्या मिलता है, गाउस लॉ भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार गाउस थ्योरम भी मिल सकती है और कई बार लिखा हुआ मिल सकता है फ्लक्स थ्योरम। तो गाउस लॉ को फ्लक्स थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। तो फ्लक्स थ्योरम का मतलब वही है जो गाउस ने नियम दिया था, φ = q / ε0। ओके, और साथ ही साथ इसका एक और नाम भी है, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसको और क्या नाम किस नाम से बुलाते हैं। देखिए, बात है लगभग 30 अप्रैल 1777 की। कब की बात है? 30 अप्रैल 1777 में एक जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, एक जर्मन साइंटिस्ट था, जिस जर्मन साइंटिस्ट का नाम था JCF गाउस। यानी हमारे गाउस का जो जन्म हुआ था वो 30 अप्रैल 1777 में हुआ था जर्मनी में, और इसका पूरा नाम था JCF गाउस। JCF का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम था जॉन कार्ल फ्रेडरिच गाउस, यानी जॉन कार्ल फ्रेडरिच गाउस इसका पूरा नाम था। अब गाउस बचपन से बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत इंटेलिजेंट था। जितना बढ़िया ये फिजिसिस्ट था, ऐसा माना जाता है कि गणितज्ञ भी बहुत शानदार था। जब ये 10 साल का था तब इसने ये अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। तो इसके जो पिता थे वो इससे बहुत प्रभावित थे। तो बचपन में ही पता चल गया था उन्हें कि गाउस जो है वो बड़ा होकर बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। और जितना इसका योगदान फिजिक्स में रहा है उतना ही, या अपन कह सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा योगदान इसका मैथमेटिक्स में रहा है। तो 18वीं शताब्दी में, यानी 1777 में जन्म हुआ, तो ये जो 18वीं शताब्दी थी इसमें इसके जितने भी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट से मेरा मतलब है जितने भी समकालीन वैज्ञानिक हुए थे गाउस के, उनका यह मानना था कि भाई जो गाउस है वो प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन है। प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन का मतलब है कि ये जो गणितज्ञों में राजकुमार है हमारा गाउस। यानी 18वीं शताब्दी में हमारे गाउस को इसके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, इसके समकालीन वैज्ञानिक राजकुमार कह के बुलाते थे। क्लियर? अब गाउस ने नियम कब दिया भाई? बात है लगभग 1836 की। कब की बात है? 1836 में गाउस ने जो हमारा ये जो फ्लक्स थ्योरम की हम लोग बात कर रहे हैं वो नियम 1836 में दिया था। और मजे की बात क्या है, 1836 में जब गाउस ने नियम दिया तो इसने एक साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को रीडिफाइन किया था, एक साइंटिस्ट के नियम को वापस फॉलो किया था। यानी बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि इसने कॉपी किया था या फॉलो किया था या रीडिफाइन किया था एक साइंटिस्ट का। कौन था वो साइंटिस्ट? उस साइंटिस्ट का जन्म गाउस के जन्म से 4 साल पहले हो गया था। यानी 4 साल पहले इसने डिफाइन कर दिया था, यानी 1773 की बात है। कब की बात है? 1773, 1773 में एक इटालियन साइंटिस्ट था, इटली का एक रहने वाला वैज्ञानिक था, और उस इटली के वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ लुइस। क्या नाम था? जोसेफ लुइस। यानी जोसेफ लुइस वो साइंटिस्ट था जिसने गाउस के जन्म से भी 4 साल पहले 1773 में इस फ्लक्स थ्योरम को दर्शा दिया था, फ्लक्स थ्योरम को समझा दिया था। बेसिकली उसने स्टेटमेंट दिया था कि द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लोकल डेंसिटी ऑफ चार्ज। और इसी स्टेटमेंट को फॉलो किया था हमारे गाउस ने, और 1836 में उसे रीडिफाइन किया था। देखिए, 1836 में जब इसने रीडिफाइन किया तो ऐसा माना जाता है कि इससे लगभग 11 साल पहले 1825 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रीन। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रीन। 1836 में इस जॉर्ज ग्रीन ने भी इस फ्लक्स थ्योरम को डिफाइन किया था। यानी बेसिकली अपन कह सकते हैं कि 1873 में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट था जोसेफ लुइस। जोसेफ लुइस को फॉलो किया था 1836 में गाउस ने, और इससे 11 साल पहले जॉर्ज ग्रीन ने 1825 में इस फ्लक्स थ्योरम को भी डिफाइन किया था। तो इसी कारण से हमारे इस फ्लक्स थ्योरम को ग्रीन थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फ्लक्स थ्योरम को ग्रीन थ्योरम भी बोलते हैं। यानी कि इसको ग्रीन थ्योरम से भी नाम से जाना जा सकता है। ग्रीन थ्योरम क्यों? क्योंकि किसने दिया था? ये ग्रीन ने दिया था। इसे ग्रीन प्रमेय भी कहा जाता है। तो कितने सारे नाम हो गए। इसे फ्लक्स थ्योरम बोल सकते हैं, इसे गाउस का नियम बोल सकते हैं, इसे गाउस थ्योरम बोल सकते हैं, इसे ग्रीन थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जॉर्ज ग्रीन ने बताया था और जोसेफ लुइस ने सबसे पहले 1773 में बताया था। अब 1836 में
जब इसने ये हमारे गाउस ने ये जो फ्लक्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया तो इसकी ख्याति विश्व भर में हो गई। इतना फेमस हो गया हमारा गाउस कि लगभग 2018 में, यानी अभी मैं 2018 की बात करूं, आज से 4-5 साल पहले 2018 में हमारे जो सर्च इंजन है गूगल, उस सर्च इंजन गूगल ने इस गाउस का 241वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। यानी गाउस का 241वां जन्मदिन मनाने वाला हमारा गूगल था, जो सर्च इंजन गूगल है उसने 241वां जन्मदिन मनाया था। कब की बात है? 2018 की बात है। देखिए स्टेटमेंट क्या था गाउस का। गाउस ने यह कहा था कि द फ्लक्स एनक्लोज इन एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब ये जो उसने डिफाइन किया था वो क्या था? इसके आधार पर, यानी गाउस के नियम के आधार पर जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फाई के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन फाई। अब देखो अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो एयर और वैक्यूम के लिए, देखिए अगर मैं एप्सिलॉन को सॉल्व करूं तो एप्सिलॉन हमें पता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। और एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है भाई? फॉर एयर और वैक्यूम, यानी एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा? एप्सिलॉन बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू पुट करो यहां पे, तो Q किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट फाई के बराबर होगा। और अगर मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यही फॉर्मूला था जो हमारे गाउस ने दिया था, जिसे गाउस का नियम भी कहते हैं, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस द चार्ज एनक्लोज्ड यानी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये फ्लक्स से रिलेटेड। देखिए हम लोग 12th में फ्लक्स से रिलेटेड और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डेल्टा एस, जो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल गाउस ने फॉर्मूला दिया था। देखिए अगर मैं 1905 तक की बात करूं, अगर मैं 11वीं-12वीं शताब्दी से लगाकर 1905 तक बात करूं, 1905 जब आइंस्टाइन आया था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में, उस टाइम पीरियड तक कई बार और कई साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने किसी रिसर्च में लगे हुए थे वो साइंटिस्ट, या किसी चीज को प्रूफ करने में लगे हुए थे और वो वहां उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके, रिजल्ट तक नहीं पहुंच सके, उसके बाद में जो दूसरे फर्दर साइंटिस्ट आए उन्होंने उसकी रिसर्च को पढ़ा, उनके जो भी उनकी थ्योरम्स थी, उनकी थ्योरी थी, उनको पढ़ा और अपना नया स्टेटमेंट दे दिया या उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। तो ऐसा कई बार कई साइंटिस्ट के साथ हुआ है और 11वीं-12वीं से लगाकर 1905 तक तो काफी सारे वैज्ञानिक है जिनके साथ ऐसा हो रखा है। क्लियर? अब बाद में फर्दर गाउस के नियम का कहां उपयोग हुआ, मैक्सवेल ने इसका उपयोग किया, कैसे किया, बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अदर हायर क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।